नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और जो हमने अपीलीय अधिकारिता के बारे में पढ़ा था, जुडिशरी के अपीलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में, आज हम देखेंगे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में। क्या? सलाहकारी अधिकारिता के बारे में। सलाह देना, जुडिशरी से सलाह लेते हैं। और कौन लेता है सलाह? आपने देखा ही होगा, सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता। आई लव यू मैंने आपको स्टार्टिंग में एक आर्टिकल बताया था, 143, आर्टिकल 143। और राष्ट्रपति जी लेते रहते हैं सलाह, आई लव यू करते रहते हैं। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। कोई भी विधि का प्रश्न होगा तो राष्ट्रपति महोदय को कौन सलाह देगा? सबसे बड़ा भैया सुप्रीम कोर्ट होता है, तो वही देगा। स्पष्ट है। तो आज हम देखेंगे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में। किसके बारे में? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में। किसके बारे में? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में, जिसको कहते हैं सलाहकारी अधिकारिता। सलाहकारी चलो दोबारा लिख देता हूं यार। सलाहकारी अधिकारिता के बारे में देख लेते हैं। क्या कहता है इसमें? आर्टिकल कौन सा आएगा? आई लव यू, आर्टिकल 143। कौन सा आएगा? आर्टिकल 143। क्लियर। सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता के बारे में ताकत, शक्ति या क्षेत्र अधिकार किस आर्टिकल में दे रखा है भैया? 143। इसको भूलना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। और किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 143 में दी गई है। किस में दी गई है? आर्टिकल 143 में दी गई है। अब इसी में एक बात समझे, आर्टिकल 143(1). आर्टिकल 143 क्या कहता है? देखो, किसी भी समय राष्ट्रपति को कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि लॉ या फैक्ट का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है, या उसको लगता है कि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना है, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय से ऐसे विषय पर राय प्राप्त करते हैं। या उनको लगता है कि अब तो भैया सर्वोच्च न्यायालय से राय ले लो कि ऐसा कोई लॉ या ऐसा कोई फैक्ट, या उसको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई संभावना रूप में कोई प्रश्न उभर सकता है जिसकी प्रकृति बड़ी व्यापक महत्व की है, तो राष्ट्रपति महोदय कहाँ जाएंगे? राष्ट्रपति महोदय इसके बारे में सलाह लेंगे। किससे राय प्राप्त करेंगे? सुप्रीम कोर्ट से राय प्राप्त करेंगे। क्लियर। और फिर सुप्रीम कोर्ट को जो उचित लगता है उसके बारे में अपना एनालिसिस करेगी, और एनालिसिस करने के बाद अपनी राय किसको दे देगी? प्रेसिडेंट महोदय को दे देगी। कौन कहता है? आर्टिकल 1431 कहता है। हाँ, किसी भी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है क्या प्रतीत होता है? कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा फैक्ट, लॉ मतलब विधि, फैक्ट मतलब कोई तथ्य, या कोई ऐसा प्रश्न जिसका महत्व क्या हो? विशेष हो, तो क्या होगा? तो भैया प्रेसिडेंट महोदय किससे सलाह लेने चल जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से बोलेंगे भैया सलाह दो, सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना ही उपयुक्त है। अब तो सर्वोच्च न्यायालय महोदय साहब क्या करो, हमें राय दो। फिर ये इस पर एनालिसिस करके जो भी ठीक समझते हैं राष्ट्रपति महोदय को क्या कर देंगे? अपनी राय प्रतिवेदित कर देंगे। ये क्या है? आर्टिकल 143(1). अब टेक्निकल बातें और समझो इसमें। आर्टिकल 143(2). क्या? आर्टिकल 143(2). ये साहब क्या कहता है?
आर्टिकल 143(2) में कहा गया है कि ऐसा कोई विषय है जो आर्टिकल 131 के प्रोविजो में लिखा है तो राष्ट्रपति उसे सुप्रीम कोर्ट की राय जानने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और सर्वोच्च न्यायालय से विचार विमर्श के उपरांत ही अपनी कोई राय देगा। क्या आर्टिकल 143 क्या कहता है कि कोई ऐसा विषय जो आर्टिकल 131 के प्रोविजो में लिखा है, आर्टिकल 131 के प्रोविजो में लिखा है। ये जो प्रोविजो है ना, ये पेपर 4 में हिंदी में भी आता है, जो प्रशासनिक शब्दावली है उसमें आता है ये प्रोविजो करके। प्रोविजो मतलब परंतुक। आई थिंक ये आरएस के हमारे पेपर में पूछा भी गया है, चेक कर लेना इसको। 131 के प्रोविजो में लिखा है तो राष्ट्रपति उसे क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट से राय जानेगा। ऐसे विषय पर सुप्रीम कोर्ट से राय जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेज देगा कि साहब मुझे राय दो। हाँ, और सर्वोच्च न्यायालय के विचार विमर्श के उपरांत अपनी कोई राय देगा। किसमें? आर्टिकल 131 के परंतुक में। ये बात स्पष्ट है। अब एक बात समझो, अभी तक का रिकॉर्ड तो ये है कि ये जो आर्टिकल है इसके तहत अभी तक कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ऐसा कोई भी प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है। क्लियर है? मतलब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से ये आर्टिकल 131 के परंतुक के अंतर्गत ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है। क्लियर? क्लियर है? अब अगली बात देखो, इसमें एक बात समझो, सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपनी राय दे दी आपके प्रेसिडेंट महोदय को, क्या प्रेसिडेंट के लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा क्या मानना नहीं मानना? देखो 143(2) की बात नहीं कर रहा मैं, 143(1) की बात करता हूँ। फैक्ट जो हमने देखा, कोई विधि का प्रश्न आ रहा है या कोई ऐसा प्रश्न है जिसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से आपने राय मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने वो राय दे दी, लेकिन राष्ट्रपति ने वो राय मानी नहीं या उसके खिलाफ या उसके विपरीत कोई निर्णय दिया। तो देखो ध्यान करना, आर्टिकल 143(1) के तहत पूछे गए प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, वो था केरल शिक्षा अधिनियम 1958। कौन सा था? केरल शिक्षा अधिनियम 1958। क्या कहा गया इसमें केरल शिक्षा अधिनियम 1958 में? दोस्तों इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट को दी गई राय सम्मान के योग्य तो है, कैसी है, रेस्पेक्टेबल तो है, किंतु बाध्यकारी नहीं है। वर्तमान स्थिति यही है क्या कि आपने जो राय दी है साहब वो रेस्पेक्टेबल तो है, हम आपकी राय का सम्मान करते हैं, रेस्पेक्टेबल तो है, लेकिन मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। क्लियर है बात? मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। यहां तक बढ़िया समझ आ गया? चलो, आरएस मेंस में एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, खास तौर पर ये जितने भी कोचिंग संस्थान होते हैं तो पूछते हैं अभिलेख न्यायालय। क्या? अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अभिलेख तो समझते हैं ना, जहाँ पर रिकॉर्ड्स रखते हैं अपन। अपने राजस्थान में अभिलेखागार जो है एक बीकानेर में है, जहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। इसी तरीके से न्यायालय को हम क्या बोलते हैं? अभिलेख न्यायालय। क्या बोलते हैं? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय मतलब जो जो केसेस के वो वर्डिक्ट देते जाते हैं वो रिकॉर्ड के रूप में वहाँ पर संग्रहित होते रहते हैं, और वो एज ए किसी भी केस में आप उनके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को एविडेंस में जब काट करते हैं या बहस करते हैं तो यूज में लेते हैं। क्लियर? तो अभिलेख न्यायालय के बारे में हम देखते हैं, और अभिलेख न्यायालय की शक्तियों के बारे में भी आप जानना आपको बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं आप अभिलेख न्यायालय की शक्तियां। क्या बोलेंगे? अभिलेख
न्यायालय की शक्तियां, क्या बोलेंगे? अभिलेख न्यायालय की शक्तियां, पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, क्या? पावर्स ऑफ द कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। देखो भारतीय संविधान में एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 129। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 129। उसमें क्या प्रोविजन किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या होगा मेरे दोस्तों? कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से क्या मतलब है? हाँ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से क्या मतलब है कि भैया कोई भी जो वर्डिक्ट दिया, कोई भी निर्णय दिया, तो उसको भैया जो निर्णय दिया है, जो तथ्यों में जिन विधियों के अंतर्गत दिए गया, वो क्या चल जाएगा? आपका अभिलेख में चल जाएगा। और उससे संबंधित यदि कोई केस आएगा तो आप उसको यूज कर सकते हो। देखो एक नियम की तरह आप यूज कर सकते हो। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, नीचे के न्यायालयों में तो आप उसको लेके चले जाओगे तो आप केस जीत जाओगे। क्लियर? हाँ, अब आपने कोई ऐसा कोई निर्णय दिया, जैसे कई बार कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऐसा निर्णय दे रखा है कि आप चीटिंग करेंगे तो आपको 10 साल की सजा होगी। हाँ, ऑलरेडी ऐसा कुछ निर्णय दे रखा है तो आप उसके लिए बाध्य हैं। इस प्रकार से यदि आपने चीटिंग करी तो आपको 10 साल की सजा मिलेगी। तो हाई कोर्ट में आप ऐसा केस लेके जाएंगे तो वो भी उतना कर देगा। सब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी है, ऊपर वाले सबसे बड़े पापा जी ने कह रखी है, तो हमारी तो क्या विसाद है, जो उसने कह रखी है हम तो वही फॉलो करेंगे। तो ये एक तरीके से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का काम करने का तरीका होता है। क्लियर है? हाँ, और यदि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की आप नहीं मानते, मतलब अवमानना करते हैं, यदि अवमानना करते हैं तो आपको दंड भी दिया जा सकता है। क्या? तो आपको दंड भी दिया जा सकता है। दंड देने की शक्ति ये भी न्यायालय के पास निहित है। स्पष्ट है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में कुछ बातें और हैं, उसको भी हाथों हाथ समझते चलो। देखो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं, जितने भी डायरेक्शंस हैं, हाँ, सब हम क्या करते हैं? एक परमानेंट मेमोरी के रूप में सुरक्षित रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि जो नीचे के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको उदाहरण के रूप में क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। क्या? उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी किताबें वो जमी रहती है ना, वो यही होते हैं, मेजर केसेस के बारे में, उन बुक्स के बारे में लिखा था, उसमें निकालते हैं, भाई ये इससे संबंधित केस का ये किताब ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन दिया था, उसको पढ़ते हैं और उसको यूज में लेते हैं पूर्व उदाहरण के रूप में, और भैया केस लड़ते हैं। क्लियर? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजमेंट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय, क्या? सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय या जितने भी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए ऑर्डर्स हैं, या जजेस हो गए, आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हो गए, और तीसरा मैंने आपसे क्या बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजमेंट, ऑर्डर्स, डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के सभी डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के सभी डायरेक्शन, ये क्या होते हैं? स्थायी स्मृति के रूप में सुरक्षित रखते हैं। इनको स्थायी स्मृति के रूप में सुरक्षित रखते हैं, और इन्हीं जजमेंट, ऑर्डर्स और डायरेक्शन को जो आपके अधीनस्थ न्यायालय हैं उदाहरण के रूप में प्रयोग करते हैं। अधि हो जाएगा आपका, अधि बड़ी की मात्रा है ना, अधि नस्त अधीनस्थ न्यायालय से क्या करते हैं? उदाहरण के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या? पूर्व उदाहरणों के रूप में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। क्लियर? क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। दंड देने की शक्ति हमने देख लिया कि अभिलेख न्यायालय की ये विशेषता भी होती है कि भैया अगर किसी भी प्रकार का अपमान होता है तो भैया आप क्या कर सकते हो? दंड देने की शक्ति न्यायालय में निहित होती है। क्लियर? एक केस देख लो,
विनय चंद्र मिश्रा। ही है ना, 1998। ठीक है, देखो विनय चंद्र मिश्रा 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि अवमानना के लिए दंडित करने के लिए न्यायालय की शक्ति अनंत नहीं है, कि न्यायालय ऐसा नहीं है। और देखो न्यायाधीशों की तो बड़ी लीला अपरंपार है, कहीं पर भी एक टेबल लगा के बैठ जाए ना सड़क के बीच में तो वहीं कोर्ट चालू हो जाता है, बस एक टाइपराइटर चलाने वाला साथ में चाहिए या फिर कोई स्टेनोग्राफर हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं, वहीं कोर्ट चालू कर सकता है, कहीं भी अपना कोर्ट चालू कर सकता है। वो ट्रेन में जा रहा है, उसको लग गया कि गड़बड़े, हाँ भाई बैठो, लग गई कोर्ट। क्लियर? तो इन्होंने क्या बोला विनय चंद्र मिश्रा वाले केस में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि अपनी अवमानना के लिए दंडित करने के लिए न्यायालय की शक्ति अनंत नहीं है। मतलब खुद का कोई आपने डिसओबे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का यदि डिसओबे हो गया तो ऐसा नहीं है आपके जचे जो भी आप उसको दंड दे दोगे। इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि किसी अधिवक्ता के लाइसेंस को रद्द करने की शक्ति अधिवक्ता अधिनियम के तहत आएगी या अधिवक्ता परिषद को दी गई है, न्यायालय उसे छीन नहीं सकता। हाँ, जैसे किसी ये बेसिकली एडवोकेटों ने कर दिया होगा जजों से अब्बा तब्बा, तो उन्होंने क्या बोला कि हटाओ इनका लाइसेंस रद्द करो, नहीं तो उन्होंने बोला सर ऐसा नहीं कर सकते कि तुम्हारे जचे के जो कर लो। हाँ, अधिवक्ता अधिनियम के तहत जो अधिवक्ता परिषदें बनी हैं उनको ये ताकत दी है, न्यायालय उन्हें नहीं छीन सकता। स्पष्ट है? तो हमने इस सेशन में क्या देखा? इस सेशन में हमने सलाहकारी अधिकारिता के बारे में देखा जो आर्टिकल 143 में डील करता है। सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है, मतलब कि सलाह कौन लेगा? राष्ट्रपति महोदय लेंगे। 143(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को ऐसा कोई प्रतीत होता है कि कोई लॉ, कोई फैक्ट या कोई ऐसा प्रश्न है जो विशेष महत्व रखता है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी उसको सलाह देता है तो ध्यान रखो उसमें सलाह देता है तो वो रेस्पेक्टेबल है लेकिन मैंडेटरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। इसी में एक आर्टिकल 1432 आता है जो आर्टिकल 131 के परंतुक के अंतर्गत कार्य करता है। इससे परंतुक के कोई भी विषय हैं उस पर यदि आपको सुप्रीम कोर्ट से आप राय ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि 131 के प्रोविजो परंतुक के अंतर्गत विषय को ऐसे कोई प्रश्न अभी तक राष्ट्रपति द्वारा नहीं पूछा गया है। केरल शिक्षा अधिनियम 1958 में हमने देखा था कि भैया राय मैंडेटरी है या नहीं है, बिल्कुल राय मैंडेटरी नहीं है, रेस्पेक्टेबल है, मानना नहीं मानना राष्ट्रपति महोदय पर डिपेंड करता है। फिर हमने अभिलेख न्यायालय के बारे में देखा जिसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहते हैं, ये आर्टिकल 129 में डील करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स पर ये बोला कि यदि आप इसकी अवमानना करोगे दंड के भागी होगे। लेकिन विनय चंद्र मिश्रा के केस में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था 1998 में कि भैया अवमानना पर दंड क्या है, शक्ति न्यायालय की अनंत नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट का डिसओबे होता है, अवमानना होती है, तो आपको ये शक्ति नहीं है कि आप कोई भी उसको दंड का भागी बना के कोई भी सजा दे देंगे। क्लियर? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, ऑर्डर, डायरेक्शन ये क्या होते हैं कि स्थायी स्मृति के रूप में होते हैं और अधीनस्थ न्यायालय इनको पूर्व उदाहरण के रूप में प्रयोग करता है। विनय चंद्र मिश्रा का केस के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो आज हमने एक और बड़ी शानदार चीज देख ली, कौन सा? आपका ये ज्यूरिसडिक्शन, हमने ये अभिलेख न्यायालय वाला, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स वाला भी देख लिया। क्लियर? बहुत बढ़िया बढ़िया और शानदार चीजें हम कर रहे हैं, इसका मूल्य समझना, और आशा करता हूँ इसको रिवाइज जरूर करोगे। हाँ, अपने जीवन का यदि 20-25 मिनट तुम जो हमारे साथ लगा रहे हो तो भैया इसको खराब मत करना। अब लगा दिए तो इसको 1-2 बार रिवाइज अवश्य कर लेना। चलिए, धन्यवाद, राम राम।